एक बात जो आपने सिलेक्शन वाली बात की है ना, परफॉर्मर्स वाली, तो आसिफ मैंने जो स्टैंडर्ड सेट कर दी है ना उसके अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर्स हैं, तो अब आगे कोई भी आएगा ना तो वो परफॉर्मर को बाहर नहीं कर सकेगा। वो जस्ट फॉर द सेक देखें बातें चलती रहती है कि वो फलाने ने रन किए, नहीं, आपकी सिलेक्शन जो है वो इस पीएसएल में नजर भी आ रही है। आप अब्दुल्ला शफीक को देख लें, तैयब ताहिर को देख लें, ये परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों यंग लड़के। और आपका मुझे याद है 2020 में इसको अब्दुल्ला शफीक को आप ही ने सिलेक्ट किया था पहले, जब इसके ऊपर बहुत बात हुई थी कि ये फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, शायद T20 फॉर्मेट का, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस आपने देख ली। देखिए अब्दुल्ला का ये था कि ऑब्वियसली वो जब पहले सिलेक्ट हुआ था तो वो T20 के लिए सिलेक्ट हुआ था, और उस टाइम मैं चीफ सिलेक्टर तो नहीं था, मैं पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी था। और नॉट ओनली मी, हमारे कुछ और जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर कोचेस थे जो दूसरे भी, उनकी भी ये राय थी कि शायद ये T20 फॉर्मेट के लिए भी सूटेबल नहीं है। तो ये राय थी, बट ऑब्वियसली मतलब हर बंदे की एक अपनी राय थी। फाइनल डिसीजन जो वो चीफ सिलेक्टर मिसबा थे उस टाइम वहां उस तरफ से आया था। टैलेंट के ऊपर कभी भी इस पे शक नहीं था हमें अब्दुल्ला शफीक के ऊपर। ऑब्वियसली उस पर यह क्रिटिसिज्म आया था जी कि वो मैच अभी खेला नहीं है इतनी ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लेकिन उस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट क्लास में उसका तो परफॉर्मर भी नजर नहीं आ रहा था। तो मैं शॉर्ट ट्रैक किया, उसका टैलेंट और उसका जो पोटेंशियल था उसको मैंने आइडेंटिफाई किया था। हाँ, मैंने आके ये किया था कि मैंने उसको व्हाइट बॉल से हटा दिया था, आके T20 से हटा के, और उसका जो सूटेबल फॉर्मेट था कि रेड बॉल के अंदर की उसकी टेक्निक, उसकी बाकी चीजें बैक करती हैं, तो वो रेड बॉल खेले, वहां पे एस्टैब्लिश हो, तो फिर वो जब व्हाइट बॉल में भी आएगा तो उसकी परफॉर्मेंस आप डिफरेंस बिल्कुल देखेंगे। और वो अल्लाह का करना ऐसा ही हुआ है कि अच्छा, आप देखेंगे वो टेस्ट क्रिकेट में उसने अपना लोहा मनवाया और अब आपको। अच्छा, बदल में आप पे एक इल्जाम लगता रहा कि यार चीफ सेलेक्टर जो है वसीम भाई, वो जो है वो लैपटॉप पे सिलेक्शन करते हैं। हालांकि और खासतौर पर ये भी कहा कि इफ्तिखार को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, आसिफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, और ज्यादातर नॉर्दर्न की जो लड़के थे उनको आप सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो परफॉर्मर हैं जैसे इमाद वसीम हो गया, बहुत सारे वो लड़के उनको बाहर। तो हमने तो देखा है कि जिन लड़कों को आपने सिलेक्ट किया उसने परफॉर्म किया। फिर ये इल्जाम सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पे क्यों लगते हैं इस तरह कि आप वहां रहे हैं इतना अरसा और काफी हमसे भी दूर रहे इस वजह से कि आप एक टीम का हिस्सा हैं? देखिए हमारा थोड़ा सा जो अगर हम देखते हैं कि जो थोड़ा भाई कल्चर बन चुका है, स्पेशली मीडिया के अंदर मैं बात करता हूँ, उसमें कोई भी बैठा जब होगा, चाहे वो आपके हमारे फेलो क्रिकेटर्स हैं या कोई भी एनालिस्ट और हैं, तो वो थोड़ा सा जो रुझान ज्यादा वो हमारा क्रिटिसिज्म की तरफ होता है। मे बी ये स्क्रीन की डिमांड है या इसके ऊपर ज्यादा वो आपको मिलती है चीजें, अटेंशन मिलती है या हेडलाइंस लगती हैं, तो वो मुझे लगता है कि शायद ये रिक्वायरमेंट है कि हमारा कल्चरली एक चीज ऐसी डेवलप हो चुकी है कि उसको देखते हुए। हालांकि अगर आप टू बी ऑनेस्ट मेरे से पूछें तो ऑब्वियसली मैं भी टीवी पे बहुत बैठा हूँ, मैंने भी चीजों को क्रिटिसाइज किया हुआ है, लेकिन आप कुछ सर पाउंड चीज का होता है ना, तो मैं हमेशा वो कहता हूँ कि आप रूम छोड़ के आपके जहाँ से आपका वापसी का एक रास्ता आपके पास हो, कोई प्लेयर आया है नया जो उसकी 2 इनिंग्सें खराब गई हैं, तो आप उसको ये ना कह रहे हैं कि वो ये कहाँ से आ गया, ये तो सिफारशी है, ये तो बिल्कुल फारग प्लेयर है, 2 मैचों बाद वो रन कर देता है, फिर आपको उसकी तारीफ करनी पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा जो एक्सट्रीम पे हम चले जाते हैं ना, उसकी वजह से हमें थोड़े से ये मसाइल आते हैं। तो बाकी देखिए परफॉर्मेंस पे कोई लड़का आपके लिए ये लड़के बड़ा परफॉर्म किया, इसको चांस नहीं मिला है, तो जहां पे जगह थी परफॉर्मेंस को ही मैंने प्रमोट किया। और मेरा एक सिंपल एक थ्योरी थी जब मैं सिलेक्टर बना था कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसको फोकियत देनी है, इसको वेटेज देनी है, और वो हमने दी, उसके में रिजल्ट्स भी मिले। और आई थिंक अब वो आपकी एक बार ऐसी सेट हो गई है कि अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट मुझे इस चीज की खुशी है कि यार अब आगे जो भी आएगा, मेरा नहीं ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा परफॉर्म जो लड़का डोमेस्टिक के अंदर कर रहा होगा उसको वो इग्नोर कर पाएगा ज्यादा अर्से तक, क्योंकि फिर मीडिया पे आप लोग भी बैठे हुए हैं। ठीक है, एजाज शेख साहब हाईलाइट होंगी। हाँ ठीक है, हर अदारे की एक एस्टेब्लिशमेंट होती है, सिर्फ एक मखसूस लफ्ज नहीं है एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि कोई भी अदारा ना, पीसीबी हो, भले हॉकी फेडरेशन हो, कोई भी अदारा उसकी एक एस्टेब्लिशमेंट होती है। क्या आपको मुकम्मल फ्री हैंड दिया गया था, अपनी मर्जी करते थे कि कुछ चेयरमैन की भी आपको कुछ रोक थी कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, जिस तरह रमीज राजा साहब के दौर में आपने जिस तरह काम किया, या नजम सेठी साहब अब आए हैं, क्या आप समझते हैं कि ऐसा भी होता है? कोई ऐसे फैसले भी थे जो देखने में थे कि ये हो सकते थे, लेकिन आपने लैपटॉप का सहारा लेके ऐसे पतली गली से निकल गए जब सवालात होते थे उधर? एजाज शेख साहब बड़ा भी सुनता था ना, तो हाँ, तो मैं ऐसे ही मुझे हंसी आती थी, लेकिन ऑब्वियसली जब आप ऑन जॉब होते हैं तो बहुत सी चीजें आपको पता है कि यार ये चीजें ये बात सही नहीं है जो चल रही है, लेकिन आप उस पोजीशन में होते हैं कि, और मेरी ये आदत भी नहीं है कि मैं रोज मीडिया में बैठ के
अपनी वो जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन देनी शुरू करने, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसको मैं सिंपली ऐसा कहूंगा कि देखें, जब जॉब मैंने ली थी तो ऑब्वियसली रमीज राजा उस टाइम नहीं थे, एहसान मानी थे उस टाइम चेयरमैन, जब मैं आया था चीफ सेलेक्टर। तो उनसे भी मेरी एक ही सिंपल डिमांड थी कि मुझे आप स्पेस दें, टाइम दें और रिजल्ट देखें, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आप करें। तो कभी भी इंटरफेयर उन्होंने भी नहीं किया। रमीज राजा आए, एक परसेप्शन सी बनी हुई थी कि रमीज राजा ने आके ना हर चीज के अंदर उन्होंने मुदाखलत करनी है, लेकिन उनका भी जो स्टाइल था चेयरमैनी का, कम अज कम जो क्रिकेट की साइड की अगर मैं देखता हूँ, तो उसके अंदर उन्होंने भी स्पेस दी, कभी इंटरफेरेंस उसने नहीं की, लेकिन एज अ क्रिकेटर उनसे बात जरूर होती थी। लेकिन इसका मैं अगर आपको सिंपल जवाब दूं कि जी क्या मेरे पास अथॉरिटी थी या मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, आई थिंक आप रमीज राजा से पूछें, आप एहसान मानी से पूछें, आप बाबर से पूछ सकते हैं, आप सकलैन से पूछें, आप मिस्वा से पूछें कि फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती थी और कौन फाइनल टीम। मतलब आप ये कह रहे हैं, आई थिंक मैं जितना आप ये कह रहे हैं कि यू वर नॉट अ पावरलेस चीफ सेलेक्टर, आप ये कह रहे हैं, मतलब आपके पास सुप्रीम बिल्कुल पावर ऐसा ही है। और हाँ, अब ये पता है बात निकलती कहां से कि ऑब्वियसली हमारे माशरे के अंदर थोड़ा सा ऐसा वो बना हुआ जी कि शायद जो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला होगा या बहुत ज्यादा जिसका नाम होगा वो उतना अच्छा या पावरफुल चीफ सेलेक्टर होगा। और ऑब्वियसली जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं ना, तो आप काफी चीजें आप डिस्कवर भी करते हैं। तो ऑब्वियसली अब मैं नाम नहीं लूंगा या मैं उस तरह की बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि कितने बड़े बड़े चीफ सेलेक्टर आए और वो किस तरीके से वो टीम बनाते थे और कैसे वो टीम सामने रख के कहते थे सर ये 10 लड़के हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, 5 लड़के आप जो है ना बाकी आप अपनी मर्जी से डाल दें। तो ये तो आपके बड़े बड़े प्लेयर्स का ये हाल था जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास बड़ी पावर थी या वो बड़े पावरफुल चीफ सेलेक्टर। तो अच्छा, फिर वसीम भाई मेरी बात तो फिर दुरुस्त साबित हुई ना। अच्छा वसीम भाई, एक ये कि जैसे नहीं कोई भी टीम, शेख साहब, एक मैं कह रहा हूँ सेकंड, कि आप चेयरमैनों से पूछ लें, किसी से कैप्टन से पूछ लें कि फाइनल टीम कौन बनाता था। वो चेयरमैन साहब कभी ये मानेंगे कि हम मुदाखलत करते थे? बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? बाबर को मुश्किल होती है इस तरह की बॉल में, लेफ्ट आर्मर, शाहीन शाह ने भी उन्हें आउट किया, आमिर ने भी आउट किया, तो बाबर इज अ सूटेबल ओपनर फॉर द शॉर्टर फॉर्मेट, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। देखिए, दुनिया का कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जो अंदर आती हुई बॉल पे लेफ्ट आर्मर के जिसको प्रॉब्लम ना हो। चाहे आप विराट कोहली को ले लें, चाहे आप स्टीव स्मिथ को भी ले लें, जितने भी बैट्समैन बड़े आप टॉप के लेते हैं, अर्ली ऑन वो स्ट्रगल लाजमी करते हैं अंदर आते हुए बॉल के ऊपर। तो एक दो डिसमिसल्स के ऊपर जजमेंट दे देना जी कि शायद ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा आपको नजर आती है। तो आई थिंक वो एडजस्टमेंट थोड़ी सी बाबर को भी करनी होगी कि इसमें भी थोड़ा स्टांस में खुल जाते हैं, थोड़ा वो सीधा रखे, तो आई थिंक वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन एकदम से वो कर देना जी कि सूटेबल नहीं है, तो आई थिंक ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। और आई थिंक ये पिछले जब से यहाँ पे मैचेस पंजाब के अंदर आए हैं तो एक चीज नोटिसेबल जो नजर आ रही है कि पहला ओवर डेफिनेटली बॉल स्विंग हो रहा है। तो होता है ना कि मेंटली आप थोड़ा सा, कराची मुल्तान में जैसे मैचेस है वहां पे टक टक आ रही थी बैट के ऊपर बॉल, तो आप थोड़ा सा डिफरेंट प्लान लेके ओपनर आएंगे आई थिंक सारी टीमें, क्योंकि एक अदर हमने निकालना है। देखिए तो ये चीजें कैसे चलती। अच्छा वसीम भाई, चीफ सेलेक्टर तो आप रह चुके हैं, अगर ये नया बोर्ड आया, नया बोर्ड आपको कहता है कि आप कोचिंग की तरफ आए और जो अंडर-19 की सतह पर कोचिंग करें या पाकिस्तान टीम की कोचिंग करें, तो क्या इसके लिए तैयार हैं कोई भी ओहदा लेने के लिए? मिकी आर्थर अब तो आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर बन के आ रहे हैं। हाँ देखिए, वो भी अब लेट्स सी वो कैसे शेप अप होती हैं चीजें, ऑनलाइन कोचिंग और ये वो, मतलब आई डोंट नो ये क्यों मतलब ऐसा होने जा रहा है। लेकिन दूसरी बात अगर आप देखते हैं जी, तो बेसिकली आई वाज अ कोच, मतलब एक कोचिंग से ही स्टार्ट हुआ था, वो बस किसी एक इतफाकिया तौर पे आप कह सकते हैं मैं सिलेक्शन के अंदर आ गया था। लेकिन आपकी जो पहली एक वो होती है वो ऑब्वियसली जब आप खेलने के बाद आते हैं आप ग्राउंड के अंदर के बंदे, और मैं भी ग्राउंड के अंदर का बंदा हूँ, तो आई वाज एंजॉयिंग माय कोचिंग, और उसमें भी आपको पता है जो मेरी चल रही थी चीजें वो अच्छी जा रही थी, तो मैं तो आगे कोचिंग नहीं देख रहा था। तो अभी भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली उसमें। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं जी, मैं तो वैसे था, मुझे कि होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कोई भी चेंज आती है तो आपको बुलाया जाता है, हाँ जी आपने ये आपकी परफॉर्मेंस रही है, क्या आप आगे का देख रहे हैं, उस चीजों को आप असेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारे आपको पता है कि वो सिस्टम है नहीं है कि जिस तरीके से बस वो रातों रात आपको बताया जाता है कि आप नहीं है, तो फिर आपकी जेहन में चीजें वो मतलब आती है सैडली की, यार हमने तो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, हमने एशिया कप का फाइनल खेला, पिछले वर्ल्ड कप का हमने सेमीफाइनल खेला, एक सीरीज हमारी इंग्लैंड के अगेंस्ट जो गई है उसके ऊपर इस तरह के डिसीजन ले लेने, तो मतलब ये है। लेकिन फिर वो बात वही है कि मैं यहाँ बैठ के वो गिनाना शुरू कर दूंगा, लेकिन आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने जितना काम किया है, जोर लगा के किया है, धड़ल्ले से किया है,
और उसके आपको रिजल्ट भी नजर आ रहे हैं। और मेरी ख्वाहिशात जो भी आगे आए चले इस सिलसिले को जारी रखें और मेरिट के ऊपर काम करें। ठीक है, मेरिट आप बड़े भरपूर आप सिलेक्टर थे, आपने अभी इस बात का खुलासा किया। अब अगर ये जो नए चीफ सिलेक्टर अब आए हारून रशीद साहब, ये जरा खामोश हैं, ये भी हमसे दूर हैं, तो इनका कैसा देखते हैं? हालांकि आपके कोच भी ये रह चुके हैं, अंडर 19 जो दौरा था वेस्ट इंडीज का जहां से शाहिद अफरीदी गए थे, वो किस्सा आपको याद होगा। खैर उसको छोड़िए, ये चीफ सिलेक्टर, बतौर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, अब मैं अरुण भाई हमारे सीनियर है, बड़ा उनके साथ बड़ा रिश्ता रहा है। 28 साल पहले उन्होंने हमें सिलेक्ट किया, मुझे शाहिद को, रजाक को, 27-28 जो भी 95 की जगह। पर हमें रिटायर हुए भी अब 10 साल हो गए, 12 साल हो गए हैं, चाहे वो अफरीदी है, चाहे मैं हूँ, चाहे रजाक है। तो एक तो दैट शोज द माइंडसेट। और जो पहले आपने जितने में इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर वो जितने भी शेख साहब और बदी ने सवाल किए हैं ना कि वो पावर कितनी है, कैसा है, वो आपका जो चीफ सिलेक्टर होता है ना, वो उसकी अपॉइंटमेंट से आपको उस चीज का जवाब मिल जाता है कि कौन से काम के लिए किस बंदे को रखा जाता है। तो क्या आई थिंक आपको समझ होगी। नहीं, मुझे समझ नहीं आई। एजाज शेख को समझ आ गई तो बता दें। बिल्कुल एजाज शेख को समझ आ गई होगी। एजाज साहब आपको भी समझ आई है, आप बोल नहीं रहे, मुझे भी समझ आई है, एजाज भाई को समझ आई है। आप एजाज भाई को समझ आ गई तो एजाज भाई आप बता दें, आप सवाल को थोड़ा दूसरे अंदाज में कर लें। एजाज शेख साहब जी, ये क्या कहा है इन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स जो होते हैं ना वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो आपका सवाल था तो इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इनका ये इशारा है कि अब जो सिलेक्टर हैं वो शायद इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सही कह रहे हैं, एग्री कर रहा हूं मैं इनसे। लीजिए जनाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल देखें, आपके चेहरे से, आपके उठने बैठने से, आपके साथ आने जाने से पता चल जाता है कि कौन क्या है। एक चीफ सिलेक्टर अगर चेयरमैन के साथ साथ ही हो रहा होता है तो उसका मतलब ये है कि चेयरमैन ने कह दिया ये करो तो वो होगा, वो ये नहीं करो तो ये नहीं होगा, ये तो होता है। लेकिन वो पावरफुल चीफ सिलेक्टर होता है कि जो अपने फैसले खुद करे। जैसे वसीम भाई ने खुद कहा कि भाई मैं किसी को इंटरफेयर नहीं मानता था, सब कुछ करता था। तो ऐसा चीफ सिलेक्टर होगा तो आपकी टीम भी जो है वो सही इंतखाब होगी। एक दूसरा, हाँ इजाज़त बोले, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ बदी भाई, असल में वसीम भाई का स्माइलिंग फेस है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते थे, आधे लोग तो वैसे ही सवाल भूल जाते थे इनके लैपटॉप देके, लंबी चौड़ी तकरीर देके। और सेकेंडली ये जो हारून भाई ने लंबी इनिंग्स खेल चुके हैं, अब उनको ये सरोकार नहीं कि मेरे बारे लोग सोचते क्या हैं, मेरे फैसलों के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो एक गाइडलाइन लेके चलेंगे, वो उस गाइडलाइन पे अमल करेंगे। चले ठीक है, जो उनको पीछे फीड की गई। मैं समझ गया उनकी बात। गाइडलाइन का फायदा भी हो ना, चले ठीक है। आप ना, मैं तो सिंपल एक बात करता हूँ कि देखिए, मैंने 2 साल शायद काम किया है या थोड़ा सा ज्यादा होगा इससे। आप परफॉर्मेंस उठा के देख लें, टीम की प्लेयर डेवलपमेंट आप उठा के देख लें, इवन डोमेस्टिक के अंदर जो सिलेक्शन हुई थी वो आप उठा के देख लें, और जिसे आप रिप्लेस कर रहे हैं उनका जो लास्ट टेन्योर है उसमें जरा अगर आप अच्छा, आपने बड़ा सख्त किस्म का आपकी तरफ से बैरियर था फिटनेस पे, और फिटनेस की वजह से आजम खान सिलेक्ट नहीं हुए थे आपके टेन्योर में। हालांकि पहले हो गए थे जब मिसबा कोच थे, शायद जून जुलाई में वो गए भी थे टूर पे। उसके बाद आजम पे आपने बार लगा दिया, शर्जील पर आपने बार लगा दिया, मोहम्मद आमिर तो आपसे जब भी पूछा आपने कहा रिटायर्ड है, शान मसूद का आपने कहा उसकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि उसकी जगह बन सके। तो ये सब अब तो आ गए हैं कंटेंशन में। शान तो वाइस कैप्टन भी बन गया और आजम के बारे में कह रहे हैं कि अब उसको टीम में लो। देखिए, अब शान के अगर देखें तो ऑब्वियसली जिन बॉक्सेस की मैं बात कर रहा था जी, कि मिडिल ऑर्डर में कोई एविडेंस ही नहीं है, वो एविडेंस दिए उसके बाद वो आए तो वो उन्होंने वो खाने टिक किए हैं। देखिए, आप जो फिटनेस की, जो बार की और आप स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ चीफ सिलेक्टर का काम नहीं है जी कि मैं बैठ के बोलूँ जी कि इसकी इतनी सिलेक्शन होनी चाहिए, मतलब इतनी इसकी फिटनेस होनी चाहिए। ये बार सेट होती है आपकी टीम मैनेजमेंट के साथ बैठ के, क्योंकि लड़के खिलाने उन्होंने, कोच नहीं और कैप्टन है। अगर वो कहते हैं जी 1-2 लड़के हम ये एडजस्ट कर लेंगे, ये टीम की जरूरत है हमारी, ठीक है जी, और इसी उसके ऊपर सिलेक्शन उस दौर में हुई थी। क्योंकि अगर आप मिसबा के दौर में देखते हैं तो काफी लड़के, काफी तो नहीं कहते, 2-4 लड़के ऐसे थे कि जिनकी फिटनेस जो है वो अप टू द मार्क नहीं थी, बट दे वर इन द टीम। तो वो आपने बैरियर वो नीचे रखा हुआ था, उसके ऊपर आजम भी आ जाता था, शोएब मकसूद उसमें आ गया था, यही लड़के सिलेक्ट हुए थे। लेकिन जब फिर सकलैन आया, फिर बाबर साहब दोबारा हम बैठे, तो फिर हम एक लाइन क्रॉस हमने मिलकर की कि इससे नीचे का कोई भी फिटनेस का प्लेयर है वो ऊपर नहीं आएगा, और उसमें कुछ लड़कों ने फिर मिस आउट किया है। तो वो आपको स्टैंडर्ड एक सेट करना पड़ता है, देन यू नीड टू स्टिक विद इट। अब फिर अगर वो इस तरह की चीज है कि अगर बाबर समझता है जी वो आजम को
ग्राउंड के अंदर फील्ड में कहीं एडजस्ट कर लेगा या जिसको कहते हैं कि छुपा लेगा, जब कोई और ऐसा लड़का है तो वो में चीज हमें नजर भी आई है कि जैसे भी अब चले तो ये है कि एज ए साबिक चीफ सेलेक्टर, एज ए टेस्ट क्रिकेटर, आप समझते हैं कि सरफराज अहमद, उमर अकमल और आबिद अली जो आज दिल के हादसे में मुब्तला हो गए थे, उनका कैरियर खत्म हो चुका है, उनको अब कारगर कर देना चाहिए जिस तरह अभी उनके साथ जो बिहेव हो रहा है। सेकेंडली ये बताइएगा कि एशिया का पाकिस्तान में शेड्यूल है, तो एक बार फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने रंग में भंग डाल दिया और कह दिया कि अगर ये दुबई में होगा तो वो पार्टिसिपेट करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए, ये दो जुज़े क्वेश्चन के, जरा बता दीजिएगा। देखिए, आप किसी ऐसे टीवी पे बैठ के, हर स्टूडियो में बैठ के आई डोंट थिंक हमें कमेंट देना चाहिए जिसका कैरियर खत्म हो गया है या उसका कैरियर मतलब बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है। ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस और जो टीम की रिक्वायरमेंट है वो देखते हुए आपको चीजों को, आई स्टिल बिलीव के रेड बॉल क्रिकेट में सरफराज को मैंने कभी भी ड्रॉप नहीं इसीलिए किया था कि वो हमारा सेकंड बेस्ट ऑप्शन है रेड बॉल का, और उसने वो प्रूव भी किया है जब वो खेला है। वैसे इसके भी मैं क्लियर कर दूं जी कि बहुत कुछ और मतलब जी कि सरफराज के साथ बड़ी ज्यादती की है जी। मैंने सरफराज को मैंने हमेशा पिक किया था टेस्ट टीम में और कभी भी वो टीम से जुदा नहीं हुआ था। अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिली थी, वो एक लहदा चीज है, लेकिन वो कप्तान और कोच नहीं करना है। बाद में तो बड़ा लोगों ने कहा जी कि वो उसने आगे खिला दिया, उसको खिला दिया, लेकिन इंग्लैंड सीरीज की जब तीसरा मैच चल रहा था उस दौरान बाबर की सतलान की हमारी मीटिंग उस पर हो गई थी। नॉर्मली मैं इंटरफेयर नहीं करता था प्लेइंग 11 के अंदर, लेकिन दैट स्टेज मैंने इंटरफेयर किया था और मैं उससे बैठ के दोनों एग्री हुआ था कि न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज है वो सरफराज ही खेलेंगे। अच्छा, वो शाहिद अफरीदी को जाता है उसका क्रेडिट, ये शाहिद अफरीदी को उसका क्रेडिट जा रहा है। सवाल कंप्लीट। उमर अकमल और आबिद अली जाती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब पहले डिसाइड हो चुका था, लेकिन सरफराज अभी भी हमारी उसकी बहुत जरूरत है रेड बॉल क्रिकेट में, लेकिन व्हाइट बॉल में। चले एजाज शेख का सवाल का दूसरा हिस्सा इस सवाल का, एशिया कप। देखिए, एक तो होता है ना कि आप मीडिया के लिए कुछ बातें कर जाते हैं जरा हेडलाइंस के लिए, वो एक डिफरेंट चीज होती है। बाकी आपको रियलिटीज भी देखनी होती है कि ठीक है जी, अगर हमने खेलेंगे तो क्या होगा, नहीं खेलेंगे तो क्या होगा। तो आई थिंक ये काफी एक डिटेल वाला सब्जेक्ट है, लेकिन आइडियली तो यही है जी कि शेड्यूल है पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर की टीमें आ रही हैं, आई थिंक इंडिया को भी आना चाहिए। अब लेट्स सी कि हमारा स्टांस जो है वो सिर्फ हेडलाइंस की हद तक है या आगे चल के इस पर अमल भी होता है, क्योंकि आपको पता है ये चीजें कैसे चलती हैं। अच्छा।